हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था स्वतंत्रता समानता। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, यानी स्वतंत्रता के लिए क्या क्या होना जरूरी है, आवश्यक शर्तें कौन कौन सी जरूरी है जिसे स्वतंत्रता की प्राप्ति की जा सके, और स्वतंत्रता के बारे में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तों में देखो, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कैसी परिस्थितियां होना जरूरी है। नंबर 1 है व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता। व्यक्ति की यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंतर जागरूक रहना जरूरी है। जागरूक रहने के लिए व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखनी जरूरी है। अगर व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रखता है, अधिकारों को नहीं जानता, नहीं पहचानता है और नए कर्तव्यों को ध्यान में रखता है, कर्तव्य विमुख होकर के कार्य करता है, अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पहली आवश्यक शर्त यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। अगर जागरूकता का अभाव है तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं की जा सकती। दूसरा, नागरिक की निडरता एवं साहस। निडरता और साहस का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, किसी व्यक्ति को बंधक बना करके रखा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को खुल करके सामने आना चाहिए। किसी के दबाव में वो डर या भय के मारे अपने जो शोषण हो रहा है उनको दबा करके नहीं रखना चाहिए, यानी उनको शिकायत वगैरह करनी चाहिए, सबके सामने आना चाहिए और उनका जो अत्याचार, उनका जो शोषण हो रहा है उनके विरुद्ध उनको कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। तो दूसरी स्वतंत्रता के लिए क्या है, निडरता और साहस का होना जरूरी है। अगर किसी का शोषण हो रहा है, व्यक्ति चुप बैठा रहेगा तो वो आगे और शोषण का शिकार होता रहेगा। तो इसलिए निडर और साहस का परिचय देते हुए उनको आगे आना चाहिए और संबंधित केंद्र पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, यानी अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना। अब देखो, स्वतंत्रता के लिए समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना बहुत जरूरी है। क्यों? कि लोकतांत्रिक भावना समाज के व्यक्तियों में पनपेगी तो समाज में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ में अच्छा आचरण व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के विचारों को महत्व देंगे, एक दूसरे की स्वतंत्रता को, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि समाज में अशांति का माहौल पैदा नहीं होगा, और अशांति का माहौल पैदा नहीं होगा तो वहां स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, वहां स्वतंत्रता रह सकती है। सभी सामाजिक गतिविधियां लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार होनी चाहिए। तो इसलिए मनुष्य को अपने नैतिक आचरण करना चाहिए, जिसमें सद्गुण, दया, प्रेम, सहानुभूति, ये सब अपने कार्यों में, अपने कर्तव्यों में इनका अनुसरण करना चाहिए। समाज में लोकतांत्रिक भावना पनपेगी तो समाज के लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी। चौथा, स्वतंत्रताएं या स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती है। स्वतंत्रता के लिए शासन कैसा चाहिए? लोकतांत्रिक शासन चाहिए, यानी किसी जगह, किसी राष्ट्र राज्य के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, तानाशाही है, विनय तंत्र है, वहां स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। यानी वहां व्यक्ति को सिर्फ अधिकार नहीं मिलेंगे, कर्तव्य मिलेंगे, अधिकार तो कल्पना ही नहीं कर सकते। अधिकार की वजह से स्वतंत्रता मिलती है, अधिकार कहां मिलता है? जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलती है। तो स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक शासन होना जरूरी है। स्वतंत्रता की प्राप्ति कहां होती है? लोकतांत्रिक शासन में होती है। अगला देखो, पांचवा, साथी नागरिकों को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, यानी एक ही देश के नागरिक होने के नाते सभी नागरिकों को एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। समान कानून, समान संरक्षण सभी व्यक्ति को मिलना चाहिए। व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई अलग विशेषाधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। अगर एक विशेषाधिकार का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो अन्य नागरिकों से किसी नागरिक को अलग दिए जाते हैं, वो विशेष अधिकार कहलाते हैं, यानी कुछ लोगों को मिलते हैं और कुछ को नहीं मिलते हैं। अब विशेषाधिकार किसी व्यक्ति को मिलेगा तो ऐसी स्थिति में जिनको नहीं मिला है उनके साथ में टकराव, भेदभाव
होगा, संघर्ष होगा, तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता बाधित होगी। तो साथ ही नागरिकों को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। एक देश के नागरिक होने के नाते सभी नागरिकों को एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए, तो वहां स्वतंत्रता होगी। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक देश के नागरिक होने के नाते देश के नागरिकों को सभी को समान रूप से समान अधिकार मिले हुए हैं, किसी को अलग से कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो सभी को स्वतंत्रता मिली हुई। अगला, आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समतामूलक समाज का मतलब है समाज में जाति, धर्म, क्षेत्र, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। समाज के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार कानून मिलते हैं, समाज में सभी व्यक्ति को समान महत्व मिलता है, ये समतामूलक समाज कहलाता है। तो आर्थिक दृष्टि से भेदभाव होगा तो वहां सामाजिक दृष्टि से भेदभाव होगा, व्यक्ति के साथ में राजनीतिक दृष्टि से भेदभाव होगा, तो इसलिए आर्थिक समानता की स्थापना समाज में होनी जरूरी है। अगला, पक्षपात विहीन विधि का शासन, यानी विधि का शासन का मतलब होता है संविधान का शासन। शासन का संचालन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार होना चाहिए। विधि का शासन का मतलब यह होता है कि जिस राष्ट्र के अंदर संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए शासन का संचालन किया जाता है, विधि निर्माण में जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, भागीदारी होती है, सरकार के गठन में भागीदारी होती है, और शासन का संचालन विधिवत रूप से संचालित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के साथ में भेदभाव भी नहीं होता है, और राजनीतिक गतिविधियों में या राजनीतिक सहभागिता में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाता है, समान भागीदारी होती है, ये विधि का शासन कहलाता है। जैसे लोकतांत्रिक राज्य जिसको कह सकते हैं, विधि का शासन जहां वहां लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होती है, यानी विधिवत रूप से शासन का संचालन, और विधिवत रूप का मतलब संवैधानिक प्रावधान के अनुसार। अगला, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए। प्रेस के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। मीडिया स्वतंत्र होगी तो व्यक्ति के अधिकारों को, व्यक्ति की स्वतंत्रता को, और सरकार के द्वारा जो भी अवैधानिक कार्य किया जाता है उनकी आलोचना वगैरह करेगी। नहीं तो क्या होगा, प्रेस वालों के ऊपर अगर शासक का नियंत्रण होगा तो शासक क्या करेगा, जैसा चाहेगा वैसे प्रेस या मीडिया वालों से समाचार प्रकाशित करवाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों की स्वतंत्रता बाधित होती है, छीनी जा सकती है। नहीं तो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो मीडिया के सामने जाकर के कंप्लेन वगैरह, शिकायत वगैरह दर्ज करवा सकता है, अपने अधिकारों के बारे में जो शोषण हो रहा है उनके प्रकारों के बारे में बता सकता है। तो मीडिया उनकी आवाज को आगे उठाती है, तो इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता होनी जरूरी है। यानी व्यक्ति की आजादी के लिए प्रेस की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा योगदान है। यानी हर तरह की गतिविधियों में मीडिया वालों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शासन के कार्यों की मूल्यांकन करने में या आलोचना करने में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है निष्पक्ष जनमत, यानी जनमत का आदर होना चाहिए। और निष्पक्ष जनमत का मतलब है, जैसे अपन चुनाव वगैरह की बात करें तो किसी भी प्रकार का भेदभाव मतदान में या जनता अपनी राय देने के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने योग्य, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जनमत देना चाहिए, और व्यवस्था में योग्य व्यक्ति को जिस पद के लिए चुना जाना है वहां योग्य व्यक्ति को बैठाना चाहिए, और चुनने के बाद में शासक को जनमत का आदर करना चाहिए, सेवाभावी होना चाहिए। अगला, समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण भी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। अगर समाज में शांति व्यवस्था नहीं है, राष्ट्र राज्य में आंतरिक शांति का माहौल नहीं है, देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, बाहरी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए स्वतंत्रता के लिए समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण होना जरूरी है, और राष्ट्र राज्य में भी शांति का वातावरण होना जरूरी है। उसके बाद में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। स्वतंत्रता का मतलब है कि न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगी, यानी किसी के दबाव में आकर के कार्य नहीं करेगी। तो व्यक्ति या नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए न्यायपालिका होना जरूरी है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, और किसी भी प्रकार के अधिकार का हनन होता है तो न्यायपालिका उनको न्याय दिलाने का भी काम करती है।
तो इसलिए न्यायपालिका की व्यवस्था होनी भी जरूरी है स्वतंत्रता के लिए। अगला, संविधानवाद में विश्वास और आस्था, यानी संविधानवाद यानी जो संविधान के अनुसार है, उसमें जो भी नियम नीतियां बनती है, व्यक्ति के नागरिकों के स्वतंत्रता के लिए जो नियम नीतियां बनाई जाती है, उनमें क्या होना चाहिए? नागरिकों का विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। अगर स्वतंत्रता के लिए कानून बने हैं, अगर उस कानून को नागरिक या व्यक्ति पालना नहीं करेंगे तो आजादी या स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति को संविधान में विश्वास और आस्था होनी चाहिए, यानी जो भी नियम नीतियां बनती है, जो संविधान बनता है, जो कानून बनता है, व्यक्ति के कल्याण के लिए बनता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता के लिए बनता है, तो उसमें नागरिकों का क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। तो ये तो थी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें, यानी ये परिस्थितियां होगी तो स्वतंत्रता होगी, इनके अभाव में स्वतंत्रता नहीं होगी। स्वतंत्रता के लिए ये आवश्यक महत्वपूर्ण शर्तें, इनके अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं, यानी ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करती है, रुकावट रोड़ा डालने का काम करती है। पहला है अपनी स्वतंत्रता के प्रति नागरिकों की जागरूकता का अभाव। जैसे इसमें क्या था? स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति को निरंतर जागरूक रहना चाहिए, और बाधाएं पड़े तो जागरूकता का अगर अभाव है तो व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो पहली है व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव, यानी व्यक्ति या नागरिक अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी, छीनी जा सकती है। इसलिए अपने अधिकार कर्तव्यों के बारे में जागरूक होना जरूरी है, अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का होना जरूरी है। अगर नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता के लिए बाधा है। तो पहली बाधा में क्या है? व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो जागरूकता का अभाव एक बाधा है। दूसरा, अशिक्षा। अशिक्षा भी स्वतंत्रता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, संविधान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में उनका कोई न कोई संस्था, कोई न कोई व्यक्ति शोषण करते हैं, उनकी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करते हैं। तीसरा, गरीबी तथा संसाधनों का अभाव। और गरीबी में भी क्या होता है? शोषण होता है। संसाधनों का अभाव का मतलब है कि जो आर्थिक संसाधन है, जो व्यक्ति विशेष के लिए है, या व्यक्ति के हित के लिए, या व्यक्ति के कल्याण के लिए जो संसाधन होने चाहिए, उस व्यक्ति को संसाधन का फायदा मिलना चाहिए। अगर उस संसाधन का अभाव है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बाधित होगी। अगला, न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा तो भी स्वतंत्रता बाधित होगी। यानी स्वतंत्रता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका के कार्य में अगर कार्यपालिका हस्तक्षेप होगा तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता बाधित होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि कार्यपालिका क्या हो जाएगी? स्वेच्छाचारी हो जाएगी, और स्वेच्छाचारी होगी तो वो क्या करेगी? व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करेगी, या व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करेगी, या उसकी स्वतंत्रता में कटौती करेगी। तो इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होना जरूरी है, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र होनी जरूरी है। अगर कार्यपालिका का हस्तक्षेप है तो ऐसी स्थिति में यह स्वतंत्रता के बारे में बहुत बड़ी बाधा है। अगला है, अगली बात है संविधान व कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव। देखो, संविधान और कानूनों का जो निर्माण किया जाता है वो क्यों किया जाता है? व्यक्ति के कल्याण के लिए किया जाता है। और अगर इन नियमों के बारे में देश के नागरिक या देश की जनता जानकारी नहीं रखती है, उन नियमों की पालना नहीं करेगी, तो उनको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो स्वतंत्रता के लिए इनकी पालना जरूरी है। अगर इनकी पालना नहीं हो रही है, इनको सम्मान नहीं दिया जा रहा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। अगला देखो, अराजकता का वातावरण। अराजकता का वातावरण का मतलब है समाज या राष्ट्र राज्य के अंदर अशांति का माहौल, यानी तोड़ फोड़, हिंसा, मारकाट, लूट, डकैती, चोरी, ऐसा वातावरण है ना, तो वहां भी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तो समाज में अराजकता का वातावरण नहीं होना चाहिए स्वतंत्रता के लिए। और अगर समाज में अराजकता का माहौल है, वातावरण है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अगला है कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण। कार्यपालिका जब तानाशाही हो जाएगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनेगी। तो इसलिए
एक ये बाधाएं हैं, कार्यपालिका स्वेच्छाचारी शासन कर रही है या स्वेच्छाचारी आचरण कर रही है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अगली बात है राष्ट्र विरोधी तत्व। राष्ट्र विरोधी तत्व का मतलब होता है देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं या देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को सहायता देते हैं, उनको शरण देते हैं, यानी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जगह जगह आंदोलन हिंसा इनको हवा देते हैं। और आतंकवाद यानी ये एक क्या है, मनोवैज्ञानिक हमला होता है जिसमें क्या है, एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है, समाज को राष्ट्र राज्य को बांटने का काम करती है। इनका कोई रंग रूप नहीं होता है, जैसे जगह जगह बम ब्लास्ट करते हैं, कोई विमान हाईजैक कर लेते हैं, जिनकी कुछ मांगे होती, अनुचित मांगे होती, मनवाने के लिए अनेक तरीके ये अपनाते हैं और निर्दोष लोगों की जान लेते हैं सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। अनुचित मांग मनवाने के लिए निर्दोष लोगों को बंधक बना लिया जाता है या ब्लास्ट में किसी व्यक्ति की जान ले ली जाती है, तो ये भी स्वतंत्रता के लिए बाधा पैदा करने का काम करते हैं। जैसे आए दिन हमारे भारत में तो आतंकवाद होते रहते हैं, सबसे ज्यादा आतंकवाद का जो ध्वंस झेलने वाला देश है वो भारत है। तो राष्ट्र विरोधी तत्व यानी असामाजिक तत्व जो देश के गद्दार है, देशद्रोही है, देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, जासूसी करते हैं, ऐसे व्यक्ति और आतंकवादी है ना, वो स्वतंत्रता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा पैदा करते हैं। तो ये तो होगी स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं और इससे पहले स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। अब अपना अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अपन ने पढ़ी थी स्वतंत्रता के जो प्रकार पढ़े थे ना, विचारों के आधार पर नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब अपन इन दोनों में अंतर तुलना करते हैं कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या था, सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या था, दोनों में क्या अंतर है। तो पहले देखो नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता बंधनों का या प्रतिबंधों का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। बंधनों का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता। बंधनों का अभाव में अपन ने पढ़ा था व्यक्ति को खुली छूट मिल जानी चाहिए, जैसा चाहे वैसा करे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है, युक्ति युक्त बंधनों का होना जरूरी है। युक्ति युक्त बंधनों का होने का मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंध या नियंत्रण होना जरूरी है। आवश्यकता कब पड़ेगी, जब कोई व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करेगा, दूसरों की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करेगा, तो ऐसी स्थिति में उस पर नियंत्रण होना जरूरी है। अब ये सभी जो व्यक्तिवादी विचार थे इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लिया था, यानी ये तो चाहते थे कि जैसे जंगलों में जानवर का व्यवहार कैसे होता है, खुले घूमते विचरण करता ना, वैसे व्यक्ति को खुली छूट मिल जानी चाहिए। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते थे कि व्यक्ति जब तक कोई भी कार्य करे, किसी दूसरों की स्वतंत्रता पर आंच न आए, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न करे, तब तक उनको छूट मिलनी चाहिए। जब भी दूसरों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है वहां उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तो एक अंतर तो यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में बंधनों का अभाव था, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में युक्ति युक्त यानी आवश्यकता पड़ने पर बंधन होने चाहिए, ये बात है। दूसरा, राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित हो। नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि व्यक्तिगत मामले में सरकार का हस्तक्षेप बहुत कुछ एक मामलों में होना चाहिए, बाकी खुली छूट मिलनी चाहिए। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिए, यानी हर क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप या व्यक्ति पर नियंत्रण होना जरूरी है। यहां अगर खुली छूट होगी तो वहां वही होगा, मत से न्याय स्थापित हो सकता है। तीसरा अंतर देखो, सरकार समर्पित संरक्षण का विरोधी। सरकार समर्पित संरक्षण, सरकार समर्पित संरक्षण का मतलब होता है जैसे सरकार किसी को पेंशन देती है, आरक्षण देती है, सब्सिडी देती है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता इसका विरोधी थी। यानी आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को कोई अनुदान जो दिया जा रहा है ना, नकारात्मक स्वतंत्रता वाले इसके विरोधी थे। ये नहीं मिलना चाहिए, व्यक्ति को खुला छूट दे देनी चाहिए। व्यक्ति जो कमाए वो कमा सकता है, जिनको मिलेगा वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो रहेगा, जीने का अधिकार उनको मिलेगा तो सभी होगा, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। ये लोग ऐसे चाहते थे। तो आर्थिक संरक्षण का विरोधी का मतलब है यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण है, सब्सिडी है, पेंशन है, इनका इन्होंने विरोध किया था। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है
कि सरकार समर्थित संरक्षण का वो समर्थक है, यानी ऐसे व्यक्तियों को जो संरक्षण दिया जा रहा है, आर्थिक सहायता दी जा रही है, आरक्षण दिया जा रहा है या सब्सिडी दी जा रही है, तो ये क्या करती है, ऐसी नीति ऐसी योजना का समर्थन करती है। अगला है मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का समर्थन किया है। मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का मतलब है कि इसमें जैसे व्यापार वाणिज्य आर्थिक क्रियाएं जो भी है ना, आर्थिक क्रियाएं जैसे किसी चीज का जैसे उत्पादन है, इनमें खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, यानी व्यक्ति को खुली छूट मिल जानी चाहिए, कौन सा व्यापार करें, कौन सी आर्थिक क्रियाएं करें, किस चीज का उत्पादन करें, कहां बेचें, कितने में बेचें, किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है तो उस वस्तु के ऊपर कितना मूल्य अंकित करें, खुली छूट उत्पादनकर्ता को मिल जानी चाहिए। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि मानव विकास के लिए राज्य समर्थित प्रतियोगिता, राज्य समर्थित प्रतियोगिता का मतलब होता है कि इन क्रियाओं में, जैसे इसी में व्यापार ले लो, व्यापार वाणिज्य उत्पादन या आर्थिक क्रियाएं जो भी है, इसमें राज्य समर्थित प्रतियोगिता, यानी किस चीज का व्यापार करना है, किसका उत्पादन करना है, वस्तु कहां बेचनी है, कितने में बेचनी है, इनका समर्थन मूल्य तय कौन करेगी, सरकार करेगी, जिससे क्या होगा, मानव हित होगा। नहीं तो क्या है, अब जैसे इसमें तो क्या होगा, ज्यादातर जो व्यापारी लोग किस चीज का व्यापार करेंगे, जिससे मुनाफा ज्यादा, उनका उत्पादन करेंगे और उनको बेचेंगे। कि ऐसी जरूरतमंद चीजें हैं, वो लोग जिससे मुनाफा कम रहेगा तो वो चीज उत्पादन करेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं। जबकि यहाँ हर तरह की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाएगा और जिन जिन चीजों की दैनिक जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण जो वस्तुएं होती है, उनका उत्पादन प्लस उनका जो मूल्य है वो उचित निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ क्या है, ये थोड़ा बहुत पूंजीपतियों के पक्ष वाली बात है, यानी इसमें खुली छूट मिलेगी तो पूंजीपति दिनों दिन अमीर होते जाएंगे, गरीबों का शोषण होगा। जबकि इसमें राज्य समर्थित प्रतियोगिता होगी तो यहाँ विशेष रूप से पूंजीपतियों पर अंकुश वाली बात होगी और ज्यादातर यहाँ कल्याण किसका होगा, जो निम्न तबके के लोग हैं उनका कल्याण भी होगा। लोगों को कौन सी वस्तु कितने में मिलनी चाहिए, इनका जो निर्धारित मूल्य वो सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। तो इनका ये क्या करता है, सकारात्मक स्वतंत्रता समर्थन करती है। तो ये इसमें प्रमुख अंतर थे, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद में समानता। तब तक के लिए धन्यवाद।